नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। आज का लेक्चर जो होने वाला है इसमें हम देखेंगे महान विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आज का जो लेक्चर है इसमें हम विजयनगर साम्राज्य के जो राजा हैं, मतलब कौन कौन से राजवंश आए और कौन कौन से राजाओं ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फिर कौन कौन से इसके महान राजा हुए, क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ रही, कौन कौन उनके दरबार में थे, कौन कौन जो है विदेशी यात्री उनके दरबार में आए, ये सब चीज़ें हम जानेंगे क्योंकि ये सब जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और विजयनगर साम्राज्य जो है वो तो बहुत ही उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हमने जब देखा था, जब मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि ये सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा ये सुल्तान हुआ करता है। परंतु क्या होता है, ये कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब जनता के बीच में ये एक आदमी होता है फेमस, एक आदमी हो गया क्या, बदनाम। तो ये जनता के बीच में बदनाम हो जाता है। और मैंने आपको तब ये भी बताया था कि किस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दिल्ली सल्तनत जो है उसका सर्वाधिक विस्तार होता है, और यही वह टाइम होता है जब दिल्ली सल्तनत का जो है पतन होना शुरू हो जाता है, उसके उल्टे दिन आने शुरू हो जाते हैं। तो उसी काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही जब मैंने पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको इंडिकेट करवाया था बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ये दोनों साम्राज्यों की स्थापना कब होती है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इन दोनों साम्राज्यों की आप कह सकते हैं कि उत्पत्ति शुरू हो जाती है ना। और उसी काल में फिर धीरे धीरे और जो प्रांतीय गवर्नर थे, प्रांतीय जो राज्य हुआ करते थे, जो सल्तनत की परिधि पर बसे हुए साम्राज्य हुआ करते थे, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, क्योंकि सल्तनत अब कमज़ोर पड़ चुकी थी। सुल्तान जो है वो अब नशे पते ये सब चीज़ों में डूब चुके थे, दिल्ली जो है वो सब। इसकी वजह से क्या हुआ कि नए नए साम्राज्य जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त करते गए। जैसे हम देखेंगे कौन कौन से, जैसे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य तो हम मोटा मोटी देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में हम छोटा छोटा ये भी देख लेंगे, जैसे जौनपुर, बंगाल, गुजरात, मेवाड़, मालवा, उड़ीसा, कामरूप, कश्मीर जो है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से भी जो साम्राज्य थे दूसरे, वो किस प्रकार से वो उस काल में स्वतंत्र अपने आप को घोषित करते हैं, ये सब हम देखेंगे, है ना। अब है, देखिए विजयनगर साम्राज्य का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये मैप की कहाँ से कहाँ तक विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। थोड़ा सा जूम कर दूँ विजयनगर साम्राज्य को मैं। हाँ जी, ये देखिए आप अब देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य, है ना। कहाँ से कहाँ तक है आप देख सकते हैं। ये याद है, इधर कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी राजधानी थी जो हम्पी, इसकी राजधानी थी ये हम्पी, है ना। हम्पी इसकी राजधानी थी, वो तुंगभद्रा नदी के किनारे थी, है ना। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कृष्णा नदी, गोदावरी नदी होते हुए ये कावेरी नदी भी इनके ही साम्राज्य में आती है ना। इनके इधर है कलिंग डायनेस्टी, है ना, होयसल साम्राज्य हैं, ऊपर बहमनी जो सल्तनत है वो इनके ऊपर होती है, ठीक है। और ये जो है, ये है इधर काकतीय वंश, आप देख सकते हैं, है ना। ये काकतीय वंश मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये देख ओरुगुलू जो है, ये वारंगल जो है ना आज का, यही है ओरुगुलू, क्योंकि ये काकतीय राजवंश जो है उसी के उत्तराधिकारी साम्राज्य जो होता है वो होता है विजयनगर साम्राज्य। क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करते हैं ना, वो पहले किसकी सेवा में होते हैं? काकतीय साम्राज्य की सेवा में ही वो होते हैं। अब चलें आगे। ये मैप मैं आपको इसलिए समझा रहा था क्योंकि आगे जब इसकी चर्चा होगी तो आपके दिमाग में एक छवि बनी रहेगी कि हाँ, काकतीय साम्राज्य कौन सा था, विजयनगर साम्राज्य की सीमा कहाँ तक है ना। चले आगे चलें। हाँ जी, तो अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा राजवंश आता है विजयनगर साम्राज्य में। तो संगम राजवंश सबसे पहले आता है। जैसे हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था तब हमने देखा था कि गुलाम वंश पहले आता है ना। उसी प्रकार से संगम वंश जो है सबसे पहले आता है कहाँ? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में। होता क्या है, देखिए मैं कहानी के तौर पर आपको बताऊँ कि काकतीय राजवंश होता है। कौन सा राजवंश? पेन ले लूँ एक बार में। काकतीय राजवंश, क्या हो गया, सॉरी, काकतीय राजवंश होता है। काकतीय राजवंश की मैंने आपको दिखा दी अभी मैप में कि कहाँ था काकतीय राजवंश। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो करता है हमला कहाँ पर? काकतीय राजवंश पर, और काकतीय राजवंश को जीत लेता है। यानी काकतीय राजवंश का जो राजा होता है वो मोहम्मद बिन तुगलक से संधि कर लेता है। और यहाँ पर इसके दो सेना नायक होते हैं, हरिहर और बुक्का नाम का। एक तो होता है हरिहर
एक होता है बुक्का। दो नाम, ये नाम के दो सेनापति होते हैं। तो ये सेनापतियों को क्या करता है, अपना मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनको पकड़ लेता है और अपने साथ ले आता है दिल्ली। दिल्ली लाकर सबसे पहले तो इनको मुसलमान बना देता है और ये इसकी सेवा भी करते हैं अच्छी खासी। फिर क्या होता है कि दक्षिण में वापस से बगावत हो जाती है और दक्षिण में बगावत को रोकने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक भेजता है हरिहर और बुक्का को दक्षिण में, कि जाओ, आप जाओ और दक्षिण में जो है आप शांति व्यवस्था स्थापित करो। परंतु ये लोग क्या करते हैं, जब दक्षिण में आते हैं तो यहाँ इनको एक ब्राह्मण मिलता है ना, उसका नाम होता है विद्यारण्य। विद्यारण्य नाम का एक ब्राह्मण इनको मिलता है। वो इन्हें कहता है कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तो पाप कर रहे हो, आप हिंदू हो, कैसे आप मुसलमान बन गए और किस प्रकार से आपने कपड़े धारण कर लिए, दाढ़ी मूंछ सब बढ़ा ली, और ये देखो आपके पिता जो हैं वो इतने महान जो है नायक हुआ करते थे और इतने महान साम्राज्य जो है काकतीय साम्राज्य की आप सेवक हुआ करते थे, क्या आप कहाँ लगे पड़े हो ये सब। भाई साहब इनको गुस्सा आ गया। इन्होंने क्या किया, सब वो कपड़े लत्ते पहन रखे थे मुस्लिम वाले वो सब कर दिया, दाढ़ी उठाई, दाढ़ी वाड़ी कटा कटू गए और भाई साहब इन्होंने जो सल्तनत था उसका जुआ उतार के फेंक दिया। जो उतार के फेंकना मतलब अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया भाई साहब। और अपना जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको फ़ोन कर दिया कि भैया हम लोग तो आज तेरी बात माने और ना कल माने, हम अपना नया साम्राज्य स्थापित कर दें। अब हुआ क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह इतने कमज़ोर हो गए थे, उसके आसपास में ही इतनी समस्या हो रही थी, जनता जो है वो विद्रोह कर रही थी, अमीर विद्रोह कर रहे थे, उसमें इतनी हिम्मत बची नहीं थी कि जाके इनसे वापस लड़े और जो है इनको हरा कर इनका साम्राज्य वापस ले लें। तो इन दोनों भाइयों ने क्या किया, ये दोनों शुरुआत करते हैं किसकी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये दोनों भाई कर देते हैं। और ये किसके बेटे होते हैं, ये संगम नाम का एक नायक होता है। देखिए नायक जो है, नायक है ना, नायक हीरो वाला नायक नहीं है। नायक का मतलब है कि दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य वगैरह हुआ करता था और भी जो दक्षिण भारत में साम्राज्य हुआ करते थे, नायक वहाँ पर जैसे अपने यहाँ होते ना सामंत, तो वैसे ही नायक वहाँ पर सामंत जो है वो नायक कहा जाता था उनको, सामंत के जैसे होते थे वो, तो उन्हें नायक कहा जाता था। तो यार ये संगम नाम का एक नायक होता था, उसका ये पुत्र हुआ करते थे, इसलिए इन्होंने अपने बाप के नाम पे संगम राजवंश की स्थापना इन्होंने कर दी। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, तो ठीक है। और सबसे पहले राजा कौन बनेगा भाई, जो बड़ा होगा वो राजा बन जाएगा। तो सबसे पहले राजा कौन बनेगा, राजा बनेगा पहले हरिहर, क्योंकि बड़ा हरिहर था, तो हरिहर जो है वो राजा बन जाता है और एक 20 साल तक शासन करता है, 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक। ये वाली सन आपको याद रख लेनी है ना, सारी याद नहीं रखनी है मगर इसकी तो आपको याद रख ही लेनी है। 1336 से 1356 ईस्वी तक हरिहर प्रथम जो है वो 20 वर्षों तक शासन करता है। ठीक है, संगम नाम का नायक था, उसका ये बेटा हुआ करता था। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने भाई बुक्का के साथ मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देता है। कहाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये कौन सी नदी है ये आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि या आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि एक बार आ गया था कि हम्पी जो है, हम्पी वो कौन सी नदी पर है, किनारे बसा हुआ है, ऐसा आ गया था एक बार। तो वो उसमें एग्जाम्पल शायद गोदावरी वगैरह दे रखा था। तो आपको याद रखना है कि हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, और विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसमें नदियाँ देखेंगे ना भारत की, तभी और हम डिस्कस कर लेंगे। परंतु अभी जो है आपके कान में ये पढ़ा होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, और जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे हुआ करती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर अनेगोंडी के एक गांव का नाम है वहाँ पर, तो उस गांव के आमने सामने इन्होंने विजयनगर या विद्यानगर, क्यों, क्योंकि विद्यारण्य जो इनका गुरु था ना, उसकी वजह से तो इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इन्होंने उस सम्मान में देने के लिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार के सम्मान देने के लिए विद्यानगर या विजयनगर की स्थापना इन्होंने करवा दी। ठीक है, इन्होंने हिंदी रीति जो थी उससे अपना राज्याभिषेक करवा लिया, और जो वेदों का भाष्यकार था कवि सायण जो है वो इनका राज्याभिषेक करवाता, किसका, हरिहर का राज्याभिषेक करवाता सायण। ये आपको याद इसलिए रख लेना है क्योंकि ऐसा कि ऐसा सेंटेंस उठा के पूछ लेते हैं यूपीएससी वाले। विजयनगर उनका फेवरेट जो है टॉपिक है कि वेदों के भाष्यकार सायण ने उनका जो है कौन से राजा का राज्याभिषेक करवाया था, तो हरिहर प्रथम का, है ना। और उन्होंने
स्वयं को क्या किया, देवता का प्रतिनिधि घोषित कर दिया हरिहर ने कि मैं देवता का प्रतिनिधि हूँ। देखिए वैसे सभी राजा यही करते थे, ठीक है। उसके द्वारा स्थापित राज्य जो था उसको शुरू में क्या होता है कि मदुरई और मैसूर जो राज्य जो शासक थे वहाँ से इसको थोड़ा पहले सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी राजा बनेगा तो बाजू वाली सल्तनत जो हमला करेगी ही करेगी, पड़ोसियों की कभी नहीं बनती है ना। तो हरिहर जो था उसने बादामी, उदयगिरी और गुही नामक जगह थी, वहाँ पर अपने दुर्गों को शक्तिशाली उसने बना लिया। बादामी के चालुक्य हमने पढ़ा था, है ना। उदयगिरी कहाँ है, ये उड़ीसा में पड़ता है। गुही और ऐसे क्षेत्रों को उन्होंने वहाँ पर दुर्ग उसने बना लिए हरिहर ने, ठीक है। उसने मदुरा पर भी विजय प्राप्त कर ली और होयसल राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। देखिए होयसल राज्य मैंने आपको दिखाया था ना इस मैप में, देखिए ये रहा होयसल राज्य, है ना। तो होयसल राज्य है उसको भी उसने अपने साम्राज्य में ये मिला लेता है, ठीक है। और उसने ये क्या करता है, मदुरा पर ये जीत लेता है। देखिए बादामी, उदयगिरी, गुही जो है वहाँ पर ये क्या करा लेता है, वहाँ पर ये शक्तिशाली दुर्ग बना देता है। मदुरा को ये जीत लेता है, होयसल राज्य को ये अपने राज्य में मिला लेता है। और बहमनी राज्य 1346 ईस्वी में जो स्थापित होता है, इसके 10 साल बाद, यानी विजयनगर साम्राज्य के 10 साल बाद में स्थापित होता है। तो बहमनी साम्राज्य से भी उसका संघर्ष होता है। जैसे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में तो जब तक विजयनगर साम्राज्य जो है पतन नहीं हो जाता तब तक इन दोनों साम्राज्यों में तो युद्ध चलता ही रहता है, कभी इसका पलड़ा भारी तो कभी उसका पलड़ा भारी, है ना। 1356 ईस्वी में जो है हरिहर की मृत्यु हो जाती है, हरिहर मर गया 1356 ईस्वी में। 20 साल तक शासन किया इसने और मर गया। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे इसने हम्पी नाम के एक शहर बसाया और वहाँ पर इसने क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवाया। कौन आया था राज्याभिषेक करने, जो वेदों का भाष्यकार था सायण, वो आके इसका राज्याभिषेक करवा के गया था, ठीक है। मदुरई और मैसूर के शासकों ने इस पर हमला किया था, ठीक है। मदुरा पर इसने विजय प्राप्त कर ली और होयसल राज्य जो राज्य था उसे भी उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था और बहमनी साम्राज्य से इसका युद्ध चलता रहा था। अब हरिहर मर गया, अब राजा कौन बनेगा आप बताओ भाई। 2 भाई जो है उन्होंने लड़ मर के क्या किया, राज्य की स्थापना कर दी। तो हरिहर बन गया भाई, बड़ा भाई है। तो हरिहर मर गया तो अब कौन बनेगा। कायदे से क्या होता है कि बेटे को बनना चाहिए, पर अब राजा बनेगा बुक्का प्रथम। ये रहा हरिहर प्रथम, इसके बाद में राजा बनेगा बुक्का प्रथम भाई, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत करी थी। ये देखिए विजयनगर साम्राज्य में 4 मुख्य राजवंश हुए हैं। इन राजवंशों का क्रम आपको याद रखना है, पहले कौन सा आया और बाद में कौन सा आया। ये पूछा है यूपीएससी ने और आगे भी पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले आता है संगम वंश, इसकी स्थापना कौन करता है, हरिहर बुक्का। फिर आता है सालूब नरसिंह इसकी करता है ना। तुलु वंश, फिर आता है अराविडु वंश, है ना। और तुलु वंश की स्थापना कौन करता है, वीर नरसिंह। अराविडु की तुरुमल्ल करता है ना। ये आपके दिमाग में एक बार पढ़ा होना चाहिए कान में, है ना। वैसे तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो और इनके बारे में जान लेंगे, है ना। तो चलें आगे, ठीक है। अब राजा बन जाता है बुक्का प्रथम, और बुक्का प्रथम जो है अपने भाई से 1 साल और एक्स्ट्रा राज्य करता है और 21 साल तक ये शासन करता है। सॉरी 1377 ईस्वी तक वो शासन कर लेता है और मदुरा को अपने राज्य में उसने मिला लिया। देखिए हरिहर ने ही मदुरा को जीत लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। थोड़ा बच्चा को होगा उसने भी, बुक्का ने वो बाकी मिला लिया, ठीक है। उसके काल में, बुक्का के काल में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में 3 युद्ध होते हैं, बहुत भयंकर युद्ध होते हैं। एक होता 1360 में, एक होता 1365 ईस्वी में और एक होता 1367 ईस्वी में एक युद्ध होता है। तो इस प्रकार से बुक्का प्रथम के काल में 3 युद्ध होते हैं बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में, ठीक है। तो बुक्का प्रथम के काल में जो बहमनी शासक से मुदगल के किले का युद्ध हुआ था, उसी में सबसे पहले दक्षिण भारत के इतिहास में तोपों का इस्तेमाल किया गया था। देखिए ये सेंटेंस भी बन सकता है कि तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया, है ना। तो तोपों का इस्तेमाल दक्षिण भारत के इतिहास में किया गया था जब मुदगल के किले का युद्ध हुआ था ना। और वो किसके काल में हुआ था, बुक्का प्रथम के काल में। तब पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया गया था दक्षिण भारत के इतिहास में। और जो बुक्का प्रथम था उसने कौन सी उपाधि ली थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उसने उपाधि ले ली थी कि वो क्या है, वो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक है, यानी जो वेदों का मार्ग जो है उसको वापस प्रतिष्ठा उनके करने वाला है वो, ठीक है। साथ ही साथ उसने क्या किया, अपने साम्राज्य की सीमाओं में भी उसने वृद्धि कर ली, क्योंकि राजा है, बड़ा मजबूत राजा है, तो जीतेगा। जब मदुरा को मिला लिया और साम्राज्य को मिला लिया, है ना।
जैसे उसकी साम्राज्य अगर उसका देखा जाए तो उसमें क्या जाता, दक्षिण भारत में रामेश्वरम, तमिल और चेर प्रदेश जो है ना वो उसके साम्राज्य में आ जाया करते थे। रामेश्वरम आप देख सकते हैं, रामेश्वरम कहाँ पड़ता है, मैप में आपको बताऊँ मैं। रामेश्वरम देखिए ये पड़ता है रामेश्वरम, है ना, यहाँ पर ये इधर रामेश्वरम पड़ता है ना, क्यों नहीं जा रहा, हाँ जी यहाँ रामेश्वरम पड़ता है दक्षिण भारत में, है ना। चेर प्रदेश, चोल प्रदेश, है ना, ये था चेर, ये था पांडे और ये था चोल, है ना। तो ये वाला चेर प्रदेश भी इसके काल में आया। चेर मतलब आज का जो केरल वाला है, मुख्य मोटा मोटी आप वो मान लीजिए, वहाँ पर भी इसका साम्राज्य हुआ करता था, है ना। तो ये हमने देख लिया कौन, बुक्का प्रथम। और इसके बारे में एक और बात, इसने क्या किया था, चीन में भी एक दूत मंडल भेजा था, डेलीगेशन भेजा था चीन के राजा को भी इसने 1374 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए राजा कितना याद करना है इसका आसान है, हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, फिर बुक्का द्वितीय, ऐसा आएगा, है ना। तो फिर आ जाए हरिहर द्वितीय। तो जो बुक्का प्रथम है उसका उत्तराधिकारी होता है हरिहर द्वितीय, और उसने महाराजाधिराज और प्राज परमेश्वर की उपाधियां धारण की। इतना कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये वेद मार्ग प्रतिष्ठापक आप याद रखिएगा कि ये बुक्का प्रथम ने उपाधि धारण करी थी। हरिहर द्वितीय जो है वो भी एक महान विजेता हुआ। उसने क्या किया, कनारा, मैसूर, कांची, त्रिचनापल्ली और चिंगलपुट, इस प्रकार के जो प्रदेश थे उन पर उन्होंने अधिकार कर लिया। तो देखिए मैसूर कौन सा साम्राज्य का अंग हुआ करता था पहले, विजयनगर साम्राज्य का, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, ठीक है। तो कांची इसके प्रदेश में आने लगा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर वगैरह मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। सॉरी, जहाँ पल्लव राजवंश का शासन हुआ करता था। तिरुचिनापल्ली और चिंगलपुट इसके शासनकाल में आने, मतलब इसके साम्राज्य में आ गए थे, इसने जीत लिया था। तो भी हरिहर द्वितीय भी एक महान विजेता हुआ करता था। फिर 1399 ईस्वी में क्या हुआ, विजयनगर का राजा जो था उसको फिरोज शाह से हार जाना पड़ता है। फिरोज शाह कौन, फिरोज शाह बहमनी, फिरोज शाह तुगलक नहीं है, फिरोज शाह बहमनी है ना। फिरोज शाह बहमनी साम्राज्य में का सुल्तान हुआ करता था ये फिरोज शाह बहमनी। स्क्रीन क्लियर कर लें, फिरोज शाह बहमनी, फिरोज शाह के आगे बहमनी भी है, तो फिरोज शाह बहमनी साम्राज्य का सुल्तान हुआ करता था। उससे ये हार जाता है और बहुत सारे जो है इसको हार जाना भी उसमें उसकी वजह से देना पड़ता है। ये जब मर जाता है तो उसके बाद में इसके बेटे जो होते हैं उनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और इसका जो तीसरा बेटा होता है देवराय प्रथम, वो गद्दी छीन लेता है, वो सफल हो जाता है। और किंतु थोड़े दिन बाद में है ना, बुक्का द्वितीय जो है हरिहर द्वितीय का बेटा होता है, वो इसी का बेटा वो क्या कर लेता है, बुक्का द्वितीय वो गद्दी छीन लेता है और 1406 ईस्वी तक वो शासन करता है। बाद में जो हम देखेंगे कौन सा, देवराय प्रथम जो है बाद में इसके हरिहर के बुक्का द्वितीय के बाद में वो आ जाता है, कौन, देवराय प्रथम, है ना। तो आपको क्या देख, बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, फिर बुक्का द्वितीय आता है, और फिर कौन आ जाएगा, देवराय प्रथम। वैसे तो देवराय प्रथम पहले आ जाता है, फिर उसको हरा लेता है, इतने अंदर डीप में आपको नहीं जाना है ना, ठीक है। चले आगे, अब आ गया देवराय प्रथम। यहाँ से देखिए ये इंपॉर्टेंट राजा शुरू हो जाएंगे हम, क्योंकि अब इनके बारे में आपको एक एक चीज़ याद रखनी है। यहाँ से किसी भी सेंटेंस से क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको बताऊंगा कौन से सेंटेंस से बना है। तो देवराय प्रथम आ जाता है 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक ये शासन करता है, ठीक है। इसका बहमनी जो शासक हुआ करते थे उनके साथ बहुत सारा मतलब युद्ध होता रहता है, और बहुत बार ये हार भी जाता है उनसे, है ना। और राजारोहण इसका हुआ था, उसके तुरंत बाद ही, थोड़े दिनों बाद में ही फिरोज शाह बहमनी जो था उसने आक्रमण कर दिया था यहाँ पर, और बांकापुर जिलों के साथ साथ 10 लाख का जुर्माना भी इसको देना पड़ा था उस काल में। आप समझिए 10 लाख रुपए भी इसको देने पड़ गए थे, और सारा पैसे लेके ही नहीं माना था फिरोज शाह बहमनी। साथ ही साथ बोला था कि मेरी लड़की, तेरी लड़की के साथ सगाई भी, सॉरी ब्याह भी कर। तो अपनी लड़की यानी अपनी बेटी की शादी भी करनी पड़ी थी इसे बहमनी सुल्तान से, तब जाके वो माना था। पैसा तो लिया 10 लाख का दहेज, और अपनी लड़की भी उसको देनी पड़ गई थी। अब देखिए इसने तुंगभद्रा नदी पर सिंचाई हेतु नहरें निकलवाई थी। देखिए यहीं से क्वेश्चन बन गया था, यहीं से। ऐसा कौन सा विजयनगर साम्राज्य का राजा था जिसने तुंगभद्रा नदी पर सिंचाई हेतु बांध बनवाई थी? ऑप्शन दे दिया, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, और एक दो और ऑप्शन दे दिए थे। तो वो कौन था? देवराय प्रथम जो था उसने बनाया था तुंगभद्रा नदी पर बांध, और उस बांध का क्या नाम था? हरिद्रा बांध। समझ रहे हैं आप? ये हरिद्रा बांध उसका नाम था। एक एक सेंटेंस से
जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके काल में निकोलो कोंटी आया था विजयनगर की यात्रा पर, और निकोलो कोंटी कहाँ का यात्री था? इटली का यात्री था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निकोलो कोंटी किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के काल में। और निकोलो कोंटी कहाँ का था? तो निकोलो कोंटी था इटली का। और इसके दरबार में जो है तेलुगु कवि श्रीनाथ जो है उसके दरबार में हुआ करते थे। और श्रीनाथ जो है उन्होंने क्या लिखा था? हरविलासम। हरविलासम की रचना की थी उन्होंने। हरविलासम की रचना किसने की? श्रीनाथ ने। और श्रीनाथ थे तेलुगु कवि, वो देवराय प्रथम के काल में ही थे। हालांकि ये देवराय द्वितीय के काल में भी ये रहते हैं, है ना। और देवराय का दरबार ये सुशोभित क्या करते थे? कौन? तेलुगु कवि श्रीनाथ। और सबसे पहले अगर हम देखें कि विजयनगर साम्राज्य में मुसलमानों को सेना में भर्ती करने का काम किसने किया? तो सबसे पहले वो देवराय प्रथम ने ही शुरू किया था, है ना। मुसलमानों को भी ये अपनी सेना में शामिल करते हैं। तो अगर बन जाए ये क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य में सेना में मुसलमानों को सम्मिलित किया जाता था, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सही, किया जाता था। ये देखिए, इसने तुंगभद्रा नदी पर बनवाया हरिद्रा बांध। उसके कुछ समय बाद उसके पश्चात जो है कुछ महीनों के लिए उसका बेटा रामचंद्र राजा बनता है, और फिर वीर विजय राय थोड़े थोड़े समय के लिए वह गद्दी पर बैठते हैं देवराय के बाद में, है ना। तो ये हो गया देवराय। इसके बारे में आपको क्या याद रख लेना है? एक तो हरिद्रा बांध इसने बनवाया तुंगभद्रा नदी पर, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, इटली का यात्री निकोलो कोंटी इसके दरबार में आया। दूसरी बात। तीसरी बात, तेलुगु के भी श्रीनाथ जो थे इसके दरबार में हुआ करते थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आ जाता है देवराय द्वितीय। ये क्या करता है? ये देवराय द्वितीय आता देवराय प्रथम के बाद में ये राजा आता है, ठीक है। इसने क्या किया? 1428 ईस्वी में कोडविदु देश पर ये विजय प्राप्त कर लेता है ना। कोडविदु कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कोडविदु आंध्र प्रदेश में कोडविदु पड़ता है। तो वहाँ पर ये विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है। साथ ही साथ ये केरल पर भी हमला करता है और उसे अपने राज्य में मिला लेता है। यानी जो चेर प्रदेश हमने पहले देखा था, तो चेर उसका थोड़ा पार्ट था, तो केरल उसको उसने पूरा, देखिए ये अगर भारत है तो यहाँ पर पड़ता ना केरल वाला हिस्सा, तो इसमें इसने जीत लिया। ये आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा। तो पूर्ण इस प्रकार से दक्षिण भारत में इसका साम्राज्य हुआ करता था। देवराय द्वितीय जो था उसने इम्माडी देवराय या प्रौढ़ देवराय या गजवेटकर की उपाधि उसने धारण की। इम्माडी देवराय, प्रौढ़ देवराय, गजवेटकर मतलब हाथियों का शिकार करने वाला, है ना, हाथियों को मारने वाला, ये होता है गजवेटकर। तो उसने गजवेटकर की उपाधि धारण, मारा होगा भाई हाथियों को, क्या कह सकते हैं, ठीक है। वो महान विजेता तो देखो था ही था, साथ में एक अच्छा प्रबंधक, एक अच्छा मैनेजर हुआ करता था, है ना। मैनेजमेंट बढ़िया से करता था चीज़ों का। साथ ही साथ कला और साहित्य का संरक्षक भी वो माना जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ प्री में नहीं, मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कृष्णदेवराय के बारे में। तो जब कृष्णदेवराय के बारे में बने हैं तो देवराय के बारे में भी। महान राजा कैसे था? महान राजा ये इस प्रकार से था कि इसने देखिए कोडविदु को अपने साम्राज्य में मिला लिया, केरल को जीत के साम्राज्य में मिला लिया, है ना। इसने गजवेटकर की उपाधि धारण की, है ना। फिर ये विद्वानों का संरक्षक किस प्रकार से हुआ करता था? देखिए इसके दरबार में एक तो कवि श्रीनाथ जो थे, तेलुगु कवि श्रीनाथ इसके दरबार में थे। साथ ही साथ ये खुद भी एक विद्वान था। इसने महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर टीका, दो इन्होंने जो है ग्रंथ इसने लिखे। और जो ब्रह्मसूत्र पर टीका है वो तो संस्कृत जो है उसमें इसने लिखा है। देखिए खुद भी भाषाओं का ज्ञाता था ये भाई। संस्कृत इसको आती होगी, तेलुगु तो इसको आती होगी क्योंकि ये तेलुगु वाले क्षेत्र में था। कन्नड़ भी आती थी इसे, तो तेलुगु कन्नड़ इस प्रकार की भाषाएं उसे आती थी। और संस्कृत में इसने ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी, महानाटक सुधानिधि इसने लिखी, है ना। और उसने अपनी सेना में बड़ी संख्या में मुसलमानों को भर्ती भी किया। देखिए अच्छा प्रबंधक है कि नहीं है, कि अगर मुसलमानों को भी भर्ती करेगा तो उससे भर्ती करने के लिए और थोड़े और ज़्यादा विकल्प मिलेंगे ना, है ना। फिर अच्छे अरबी घोड़ों का आयात इसने करना शुरू कर दिया, है ना। पुर्तगालियों के साथ मिलकर इसने अच्छे अरबी घोड़े जो थे उनका आयात करना इसने शुरू कर दिया, ताकि दुश्मन से लड़ने में उसको एक थोड़ा भारी रहे इसका पलड़ा, ठीक है। और सैनिकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इसने करी थी। जब सेना में सुधार हुआ उसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर भी बोझ पड़ा, क्योंकि जब सेना मजबूत होगी अर्थव्यवस्था पर तो बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा। और धार्मिक दृष्टि से वह एक बड़ा ही उदार शासक हुआ करता था। ये इसी बात से पता लग जाता है कि देखिए ये मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती कर रहा है एक हिंदू राजा होते हुए भी, इसका मतलब है कि वो धार्मिक दृष्टि से तो सहिष्णु हुआ ही करता था। बहुत सारे कवियों और साहित्यकारों को उसने संरक्षण दिया, जैसे श्रीनाथ, है ना। ये देवराय प्रथम के काल में भी था ये, और देवराय द्वितीय के काल में भी ये हुआ करता था, ठीक है। ये राजकवि था श्रीनाथ। और इसने क्या लिखा था? हरविलासम।
इसके दरबार में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। और अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था? फारस का। और देवराय प्रथम के काल में कौन आया था? निकोलो कोंटी। तो ये आपको याद रखना है ना। उसके काल में आया था निकोलो कोंटी, प्रथम के काल में, देवराय प्रथम काल में निकोलो कोंटी। इसके आया था अब्दुल रज्जाक, ये कहाँ से था? फारस से। और निकोलो कोंटी कहाँ से था? इटली से। याद रखना आपको, ठीक है। श्रीनाथ इसके दरबार में था। कोडविदो को इसने जीत लिया, केरल को इसने जीत लिया, है ना। इस प्रकार से ये, और गजवेटकर की इसने उपाधि धारण की, हाथियों को मारने वाला। तो ये एक महान साम्राज्य का एक बड़ा ही महान राजा हुआ करता था। साथ ही साथ कला और साहित्य का भी संरक्षक होता था, क्योंकि इसने खुद महानाटक सुधानी दी और ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी। और बहुत सारे कवि और विद्वान इसके दरबार में हुआ करते थे, जिनमें से एक थे श्रीनाथ, ठीक है। इतना अगर आप लिख दोगे तो 150 वर्ड्स में भी आप आराम से 10 मार्क्स के लिए मेंस में भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में एक और राजा आता है मल्लिकार्जुन, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। देवराय के बाद में विजयनगर द्वितीय नामक विजयराज द्वितीय नामक एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठता है, और उसके शीघ्र बाद ही उसका अपना बेटा होता है मल्लिकार्जुन, वो राजा बन जाता है। उसके काल में विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। किसी काल में? मल्लिका अर्जुन के काल में। नाम है इसका मल्लिकार्जुन है, मतलब काम इसने किसी अर्जुन वाले नहीं किए, ठीक है ना। उसके क्या होता है कि जो उड़ीसा के गजपति शासक होते हैं और बहमनी सुल्तान, वो आक्रमण इस पर करते रहते हैं, क्योंकि वो तो मौका देख रहे थे, पड़ोसी हमेशा मौका देखता है। तो बहमनी और साम्राज्य और ये, तो इसके पड़ोसी हुआ करते थे, एक दूसरे के दुश्मन। पड़ोसी का दुश्मन होता है। तो ये दोनों भाई साहब इस पर आक्रमण कर देते हैं और ये हार भी जाता है। अपमानजनक संधियाँ इसको करनी पड़ती है। साथ ही साथ इसकी मतलब एक दिन अचानक से ही मर जाता है, मरेगा और ऐसा काम करेगा तो क्या होगा, ठीक है। वो कितना भी सैनिक दृष्टि से चाहे अयोग्य शासक सिद्ध वो हुआ हो, परंतु उसने हिंदू संस्कृति के प्रति अपना प्रेम जो है वो बनाए रखा था, और उसने बहुत सारे मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को उसने बहुत सारे अनुदान दिए। इसके काल में आया था चीनी यात्री माहुआन, जो है वो मल्लिकार्जुन के काल में ही विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, माहुआन। तो यहाँ से आप इतना याद रख लेना, चीनी यात्री माहुआन इसके काल में आया था, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा नहीं है। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय तो आप याद रख लेना, इनके दरबार में कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। इसके बाद में आता है विरूपाक्ष द्वितीय। ये इस वंश का अंतिम राजा होता है। कौन सा? संगम वंश का। संगम वंश का ये अंतिम राजा होता है विरूपाक्ष द्वितीय। और बड़ा ही विलासी राजा होता है, पीने खाने में मस्त रहता है आदमी की, कोई दुनियादारी से इसको मतलब होता नहीं है। जब दुनियादारी से मतलब नहीं होगा तो क्या होगा भाई, देश में तो आंतरिक विद्रोह होना तय है, ठीक है। और बाहर के पड़ोसी लोग बैठे हुए हैं, गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए। बहमनी साम्राज्य, इधर के गजपति जो सम्राट थे वो हो गए, तो उन्होंने भी इस पर आक्रमण करा। इसकी वजह से क्या होता है कि चंद्रगिरी का गवर्नर होता है, चंद्रगिरी की जगह है, वहाँ का एक गवर्नर होता है, गवर्नर या सामंत वो होता है वहाँ का, सालूब नरसिंह, वो आ जाता है विजयनगर साम्राज्य में, और आ जाता है अपनी मतलब क्या कहते हैं राजधानी में। राजधानी में आके साम्राज्य की वो रक्षा करता है। कौन? सालूब नरसिंह, जो कि चंद्रगिरी का गवर्नर होता है। 1485 में विरूपाक्ष जो है उसकी हत्या कौन कर देता है? उसका बेटा ही उसकी हत्या कर देता है। कि बाप बड़ा खराब आदमी था यार, दारू वारू पीता था, मस्त पी के रहता था। इतना महान साम्राज्य, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय जैसे साम्राज्य में, ऐसे देवराज जैसे राजा इस साम्राज्य में हुए, और बापू यार ऐसा काम कर रहे हो तो क्या करेगा। इसने अपने बाप को टपका दिया, ठीक है। उसके बाद में लाभ उठा लिया किसने? सालूब नरसिंह ने। सालूब नरसिंह ने अपना लाभ उठा के क्या कर लिया, वो यहाँ पर देखिए, पहले तो वो यहाँ की स्थिति आगे कौन संभालता है? सालूब नरसिंह ही संभालता है। अब सालूब नरसिंह का भी एक सेना नायक होता है, बड़ा राजभक्त होता है वो, उसका नाम होता है नरसा नायक। नरसा नायक क्या करता है? बिना किसी को बताए हुए राजमहल पर पूरा कब्जा कर लेता है, राजमहल को पूरा अपने अंडर में कंट्रोल में कर लेता है। और राजा किसको बना देता है? सालूब नरसिंह को राजा बना देता है कि महाराज आओ और आप बैठो अब साम्राज्य के ऊपर, है ना, गद्दी पर आप बैठ जाओ। तो सालूब नरसिंह जो, देखिए अब अगर कंफ्यूज हो गए तो एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं स्क्रीन क्लियर करके। होता क्या है, देखिए ऐसा इतिहास में पहले भी हुआ दिल्ली सल्तनत में, है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलाया गया, बलबन को बुलाया गया, इस प्रकार से बुला के बिठाया गया था ना। हाँ, बहलोल लोधी को बुलाया गया। तो देखिए अब क्या है, मैं आपको एक बार बता दूं, एक विरूपाक्ष नाम का राजा है, ये है विरूपाक्ष, ठीक है। ये दारू वारू पीने में मस्त रहता है। इसका बेटा होता है ना, इसका बेटा पुत्र, वो इसको हत्या कर देता है, इसकी हत्या कर दिया, ठीक है।
और विरूपाक्ष जो है ये कुछ नहीं कर पाता, तो गवर्नर होता चंद्रगिरी का, उसका नाम होता सालू नरसिंह। यह आके स्थिति को संभालता है। अब इस सालू नरसिंह का भी एक सेनानायक होता है जिसका नाम होता है नरसा नायक। याद आपको रह जाएगा, नरसिंह नरसा नायक, है ना। तो ये नरसा नायक जो है ये क्या करता है, मौका पाकर ये क्या करता है, पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर लेता है और सालू नरसिंह को बोलता है महाराजा आप बैठ जाओ अब गद्दी पर। इस प्रकार से सालू नरसिंह जो है वो राजा बन जाता है। और इस घटना को विजयनगर के साम्राज्य में प्रथम बलापहार कहा जाता है, क्योंकि पहली बार बल के दम पे कोई राजा जो है दूसरे वंश का राजा विजयनगर साम्राज्य में बना होता है, इसलिए ये पहली घटना होती है, इसलिए प्रथम बलापहार। देखिए ऐसी घटना और होगी थोड़ी देर बाद में, मतलब इसी वंश के बाद में एक और घटना होगी ऐसी, उसको द्वितीय बलापहार कहेंगे। तो ये पहली बलापहार की घटना होती है विजयनगर साम्राज्य में, है ना। तो नरसा नायक जो है उसने कमाल कर दिया और अपने अन्नदाता सालू नरसिंह को बिठा देता है गद्दी पर। इस प्रकार से संगम राजवंश जो था जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने करी थी वो समाप्त हो जाता है और सालू नरसिंह जो है वो बैठ जाता है साम्राज्य गद्दी पर और सालू वंश की स्थापना कर देता है। समझ में आ गई आपको बात। तो अब देखिए सालू वंश जो है मात्र कितने वर्ष तक काम कर पाया, देखिए 86 से लेकर 5 तक कितना 19 वर्ष तक ये मात्र शासन कर पाया। मार मुर के जो शासन करना संभालेंगे ना वो इतने ही कर पाते हैं, ज़्यादा चलता नहीं है उनका काम। ठीक है, अब आता है सालू नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य को ये क्या करता है, विनाश से तो बचा लेता है। आंतरिक शत्रु जो है उन पर भी वो अधिकार कर लेता है। परंतु जो उड़ीसा के गजपति शासक होते हैं, पुरुषोत्तम गजपति, गजपति कहते हैं उनकी उपाधि हुआ करती थी। उड़ीसा वाले जो राजा होते थे वो गजपति की उपाधि धारण किया करते थे। तो जो पुरुषोत्तम गजपति था उससे ये हार जाता है और बंदी बना लिया जाता है। कौन? सालू नरसिंह। उसके वजह से क्या होता है कि उदयगिरी का किला इसको और आसपास का क्षेत्र जो है पुरुषोत्तम गजपति को देना पड़ जाता है सालू नरसिंह को। ठीक है, और बाद में ये थोड़े दिनों बाद में क्या करता है, ये अरबी घोड़ों का आयात फिर से ये शुरू कर देता है और तुलु प्रदेश, होनावर, भटकल, बाकनूर और मंगलोर के बंदरगाह को जीतने में ये सफल वापस से हो जाता है। मंगलोर कहाँ पड़ता है? ये मंगलोर जो है इधर पड़ता है, कर्नाटक में ही है, ये तटीय बंदरगाह एक है, वो ये जीत लेता है। भट्टकल जो है ना वो भी इधर ही है, कर्नाटक में ही है भट्टकल, है ना, वो भी बंदरगाह के पास में ही है। तो भट्टकल जो है उसको भी इसने जीत लिया। तुलु प्रदेश जो है कर्नाटक में, तुलु प्रदेश है कर्नाटक में, तुलु भाषी लोग रहते हैं, वो तुलु प्रदेश हो गया। मंगलोर, होनावर, इनको ये वापस से जीतने में कामयाब हो जाता है। कौन? सालू नरसिंह। अब क्या होता है, उसकी जब मृत्यु हो जाती है सालू नरसिंह के बाद में, तो उसका बेटा बनता है इम्माड़ी नरसिंह राजा। पर इम्माड़ी नरसिंह क्या होता है कि वो अल्पायु होता है, नाबालिग होता है, छोटा होता है। इसकी वजह से इसका संरक्षक कौन बन जाता है? नरसा नायक। देखिए इसी नरसा नायक ने सालू नरसिंह को सिंहासन पर बिठाया था और वही नरसा नायक अब संरक्षक किसका बन जाता है? इम्माड़ी नरसिंह का। ठीक है और सारी शक्तियां वो अपने हाथों में ले लेता है। फिर जब समय बीतता है तो उसे लगता है यार सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, तो इसको मतलब राजा मानने की क्या ज़रूरत है। वो क्या करता है, जो नरसिंह, इम्माड़ी नरसिंह होता है उसको कैद कर लेता है। कहाँ? पेनुकोंडा का जो किला होता है उसमें इसको कैद कर लेता है और रायचूर का नवाब हो गया और बहुत सारे किलों पर अपना अधिकार बना लेता है। कौन? नरसा नायक। ठीक है, चोल, पांडे, चेर, राजे सब पर आक्रमण कर देता है और सबको अपनी अधीनता स्वीकार करा लेता है। कौन? नरसा नायक। और वो जो राजा हुआ करता था अल्पायु इम्माड़ी नरसिंह, उसको तो कैद कर देता है पेनुकोंडा के किले में। ठीक है, अब क्या हो गया, इस प्रकार से उसको कैद करने के बाद में नरसा नायक तो मर जाता है थोड़े दिनों बाद में। अब नरसा नायक का बेटा होता है वीर नरसिंह। देखिए ये इम्माड़ी नरसिंह है और ये वीर नरसिंह है ना। इम्माड़ी नरसिंह तो वो जो अल्पायु राजा था वो, और नरसा नायक का बेटा होता है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह क्या करता है, ये अपने बाप के विपरीत सिर्फ कैद करके इसे शांति नहीं मिलती है। ये क्या करता है, कल को ये बड़ा होएगा, मेरे से साम्राज्य मांगेगा, इसको टपका देते हैं। तो जाता है पेनुकोंडा के किले में, इसको मार देता है और अधिकार कर लेता है सिंहासन पर अपना। कौन? वीर नरसिंह। और इस प्रकार से क्या होता है, जो सालू वंश था उसके भी जो है इसका भी पतन हो जाता है और नया वंश आ जाता है। कौन सा? तुलु वंश। इस प्रकार से तुलु वंश की स्थापना हो जाती है और इस घटना को विजयनगर के साम्राज्य में द्वितीय अपहरण या बलापहार कहा जाता है। समझ में आई आपको बात? नरसा नायक जो था इसी ने
सालू नरसिंह को राजा बनवा दिया था उधर, है ना। हमने देखा यहाँ चंद्रगिरी का गवर्नर जो होता है सालू नरसिंह, इसको राजा बनवा देता है कौन, विरूपाक्ष को मरामरू के। कौन राजा बन जाता है, नरसा नायक के बाद नरसा नायक किसको बनवा देता है, सालू नरसिंह को। इधर जब सालू नरसिंह मर जाता है तो सालू नरसिंह के बेटे को कैद कर लेता है नरसा नायक, और नरसा नायक का बेटा होता है वीर नरसिंह, वो तो इस इम्माड़ी नरसिंह को मार के जो गद्दी होती है उस पर अपना अधिकार कर लेता है और नया वंश जो है उसकी स्थापना कर देता है। उस नए वंश का नाम क्या है, तुलु वंश, है ना। समझ में आया आपको बात। और एक है विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलापहार इसे कहा जाता है। तो एक बार मैं आपके लिए समराइज कर दूं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आता है, हरिहर और बुक्का, है ना। ये दोनों भाई साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं कहाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या होती है, हम्पी। एक एक चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। हरिहर और बुक्का आ गया, है ना। फिर हरिहर प्रथम आ जाता है, बुक्का प्रथम आ जाता है, फिर हरिहर द्वितीय, फिर द्वितीय बुक्का द्वितीय, है ना। फिर देवराय आ जाता है, देवराय प्रथम। कौन आता है इसके काल में, निकोलो कोंटी। और इसने क्या बनाई, हरिद्रा बांध, कहाँ, तुंगभद्रा नदी पर, है ना। इस तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध इसने बनाई। साथ ही श्रीनाथ, तेलुगु कवि श्रीनाथ, जिसने क्या लिखा था, हरविलासम, वो इसके दरबार में हुआ करता था। समझ में आई बात, ठीक है। फिर आ जाता है कौन, देवराय द्वितीय। श्रीनाथ अभी भी इसके दरबार में हुआ करता था, दरबारी कवि। अब इसके दरबार में कौन आता है, अब्दुल रज्जाक इसके दरबार में आ जाता है। साथ ही साथ ये बड़ा ही कला और साहित्य का संरक्षक होता है। इसने ये क्या लिखता है, एक तो ब्रह्मसूत्र पर टीका, एक तो महानाटक सुधानिधि लिखता है, एक लिखता है ब्रह्मसूत्र पर टीका। टीका होती है कमेंट्री लिखना उस पर, है ना। एक तो वो ओरिजिनल ग्रंथ हो गया, फिर वो पढ़ पढ़ा के आपको क्या समझ में है आपने वो सब लिख दिया। और ये किस में थी, ब्रह्मसूत्र पर टीका संस्कृत भाषा में थी, है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता भी था, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो है वो ज़्यादा महान तो राजा आते नहीं हैं, है ना। हमने देखा था अंतिम राजा आता है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष को कौन, नरसा नायक, ये किसको राजा बना देता है, सालू नरसिंह को। कोई नहीं पढ़ाएगा वैसे आपको इतना, है ना। सालू नरसिंह को राजा बना देता है और कौन से वंश की स्थापना कर देता है, सालू वंश की स्थापना कर देता है। बेचारा थोड़े ही दिन शासन करवाता है सालू नरसिंह, ठीक है। सालू नरसिंह मर जाता है। सालू नरसिंह मरने के बाद इसका बेटा होता है इम्माड़ी नरसिंह। सालू नरसिंह के बाद इम्माड़ी नरसिंह होता है, ये अल्पायु होता है। अल्पायु होता है तो नरसा नायक क्या करता है, इसको कोड़विदु का जो किला होता है, कोड़विदु के किले में इसको कैद कर लेता है। कोड़विदु के किले में इसको कैद करके रखता है। और फिर जब नरसा नायक मर जाता है, अब नरसा नायक मर गया और इसका बेटा आया वीर नरसिंह। वीर नरसिंह इसका बेटा आया। वीर नरसिंह को लगा क्यों यार इसको किले में बंद कर रखना, कल को बड़ा होएगा, अपने अधिकारों की मांग करेगा, या मान लो मेरे मंत्री लोग इसके बहकाव में आ जाए या इसके पक्ष में हो जाए तो इसको काम करते हैं, इसके खेल ही खत्म करते हैं। तो वीर नरसिंह क्या करता है, इम्माड़ी नरसिंह को मार देता है ना। और कौन से वंश की स्थापना कर देता है, तुलु वंश की स्थापना कर देता है। और एक बड़ा ही महान वंश ये होता है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो कृष्णदेवराय है, कृष्णदेवराय जिसके बारे में बाबर भी अपने किताब में लिखता है कृष्णदेवराय के बारे में, है ना। तो वो इसी वंश से संबंधित होता है, तुलु वंश है। और आपको ये वंश को जो है इसका क्रम जो है आपको याद रखना है, पहले कौन सा वंश आया, बाद में कौन सा वंश आया। तो आज हमने कितने वंश पढ़ लिए, सबसे पहले हमने हरिहर बुक्का वाला संगम वंश, उसके बाद में आया सालू नरसिंह वाला सालू वंश, और फिर वीर नरसिंह वाला तुलु वंश, तुलु वंश, है ना। तुलु वंश की अभी शुरुआत हुई है आज के लेक्चर में, बाकी पढ़ेंगे हम कल, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करें, है ना। तो ये अपना है टेलीग्राम चैनल
लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से। यहाँ से आप इसे स्कैन कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी इसी लेक्चर पे, इसी टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कुछ सलाह देनी हो या कुछ सलाह लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और देखिए हमारे इस चैनल पर जो है ज्योग्राफी अभी चल रही है। ज्योग्राफी शायद 3 या 4 जो लेक्चर अभी हो गए हैं, तो बहुत बढ़िया से ज्योग्राफी वहाँ चल रही है। और जो है आप कह सकते हैं कि प्राचीन भारत की हिस्ट्री समाप्त हो गई है। अब वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी, आप जाके वहाँ पर आराम से देख सकते हैं, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।